Hello, dear learners. I hope you all are doing very well. I am back with this second series of building your concept through questions, and this is basically from cell biology section. हम और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और ये देखेंगे कि हम क्वेश्चन सॉल्व करके अपना कॉन्सेप्ट कैसे इन्हांस कर सकते हैं. सो फर्स्ट सीरीज़ अगर आपने नहीं देखा हो सो प्लीज़ उसे वॉच कीजिए और वो माइक्रोबायोलॉजी पे था एंड द सेकेंड सीरीज इज़ फ्रॉम सेल बायोलॉजी सेक्शन. Now moving on to the very first question of this session, that is from extracellular matrix. So before starting this question, we should know about the extracellular matrix. एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स पे हमेशा ही हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वेदर इसके स्ट्रक्चरल पार्ट से आए कि कौन से प्रोटीन्स होते हैं जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में अवेलेबल होते हैं, कौन से प्रोटियोग्लाइकन्स हैं, कौन से फाइबर हैं. इनसे हमेशा ही आपको वन लाइनर क्वेश्चन हमेशा इस टॉपिक से मिलेंगे. तो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है? एक इंटर सेलुलर मैट्रिक्स होता है जो क्या करता है, हमारे जो सेल्स होते हैं बॉडी के या टिश्यूज़ होते हैं उसको सराउंड करता है, एक बाउंड्री बना के रखता है. और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स नाम से ही हमें पता है कि बायोलॉजी में मैट्रिक्स अकेला नहीं बनता है, वो ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके बनता है जो कि प्रोटीन्स होते हैं. और प्रोटीन्स के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं उसमें. और ये एक नेटवर्क बनाता है, स्टेबल कंपोजिट बोल सकते हैं हम, जो किस चीज़ में हेल्प करता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ देता है टिश्यू को. यानी कि कोई भी चीज़ कहाँ से कहाँ माइग्रेट होनी है तो वो किसके थ्रू माइग्रेट होगी, जो भी कंपोनेंट्स या जो चैनल्स बने होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में उसके थ्रू वो मूवमेंट करके एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाती है. तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या है? एक नेटवर्क है जो किससे बना है, बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स को कलेक्ट करके बनाया गया है. तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डू नॉट रिसाइड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. इसी वन लाइन टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत से एग्जाम में देखने को मिलेंगे. जैसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ईसीएम में इनमें से कौन सा सेल नहीं मिलता है. तो अगर आप थोड़ा सा भी ईसीएम के बारे में पढ़े होंगे या अगर आपने ईसीएम पढ़ा नहीं है तभी भी आप इन ऑप्शन से गेस कर सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ हेपेटोसाइट्स. अगर आपको पता होगा कि हेपेटोसाइट्स जो हैं, हेपेटिक वर्ड जो होता है वो लिवर के लिए यूज़ होता है बायोलॉजी में. तो हेपेटोसाइट्स आर द सेल रिसाइडिंग इन द लिवर. तो ये पर्टिकुलरली लिवर की सेल्स हैं. तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में नहीं अवेलेबल होती हैं. इसके अलावा जितने भी ऑप्शंस में मेंशन किए गए सेल्स हैं, मीजेनकाइमल स्टेम सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, एडिपोज सेल्स, ये सारे ही अलग अलग लोकेशन में अवेलेबल होते हैं ईसीएम में एक्सेप्ट हेपेटोसाइट. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हेपेटोसाइट्स. एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डायग्राम यहाँ पे मैंने अटैच किया है ताकि आप विजुअलाइज कर सके. यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको दिख रहे होंगे, कोलेजन, फाइब्रोनेक्टिन, इंटीग्रिन, ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सबका एक स्पेसिफिक फंक्शन है. हम आगे की वीडियोस में भी देखेंगे कि इनका पर्टिकुलर फंक्शन क्या है. इस पे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं कि इंटीग्रिन किन किन मॉलिक्यूल से बनता है, कोलेजन का क्या फंक्शन है, कोलेजन क्यों इंपॉर्टेंट है ईसीएम में, फाइब्रोनेक्टिन के स्ट्रक्चर्स पे क्वेश्चन आते हैं, उसके मोनोमेरिक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आते हैं. और कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है, आपको ऑप्शन दे देगा 2-3 प्रोटीन के नाम और ये पूछा जाएगा कि ईसीएम में इनमें से कौन सा अवेलेबल नहीं है. फॉर एग्जांपल बहुत लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि लेमिनिन जो प्रोटीन है उसको बहुत से एग्ज़ाम में पूछा गया है. तो वो हमेशा कन्फ्यूजन होता है जब पूछा जाता है कि लेमिनिन इज़ फाउंड वेयर करके अगर एक क्वेश्चन आता है तो हम उस टाइम पे इस चीज़ को तुरंत रियलाइज़ नहीं कर पाते कि अरे ये ईसीएम का क्वेश्चन आया है. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम्स भी अटैच किया है ताकि आप उन डायग्राम्स को एक बार विजुअलाइज करें और अपने मेमोरी में इसको हमेशा बार बार रिवाइज करके स्टोर करें कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं हमेशा एग्जाम्स में. Now moving on to the very basic question of cell biology, that is with respect to their surrounding membrane system, which is the odd one out. So basically जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जब आपको आंसर करना होता है कि इनमें से जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास उसमें से ऑड ऑप्शन कौन सा है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना चाहिए. तुरंत इसको स्किप नहीं करना चाहिए, आपको एटलीस्ट एक बार पढ़ना चाहिए.
हो सकता है कि आपने कहीं भी पढ़ा हो इस टॉपिक को, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके उस सही करेक्ट आंसर की तरफ पहुंच जाएं। जैसे इसमें से ये पूछा गया है कि इसमें से ऑड कौन सा है, तो हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियस दिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, क्लोरोप्लास्ट दिया है। अगर आप थोड़ा सा भी अपना मेमोरी यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी ऑप्शंस दिए हैं एक्सेप्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ER हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो ER ही एक ऐसा सेल ऑर्गेनील है आउट ऑफ दोज गिवन ऑप्शंस जिसके पास सिंगल मेम्ब्रेन होता है। सो करेक्ट आंसर क्या निकल जाएगा यहाँ पे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो क्वेश्चन है इसे मैंने इसलिए इंक्लूड किया है इस सेशन में क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा हर बेसिक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपका स्कूल का एग्जामिनेशन हो, एनुअल एग्ज़ाम, या फिर नीट हो, या CSIR हो, या आप किसी भी टाइप के बायोलॉजी एग्ज़ाम में अगर अपीयर कर रहे हैं तो ये बेसिक क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेंगे। तो कितनी ईजिली हमने आंसर पिक आउट कर लिया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑड है क्योंकि उसके पास हमेशा सिंगल मेम्ब्रेन होता है, और न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, दे ऑल हैव डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। तो इस तरह से हम करेक्ट आंसर तक पहुंच गए। और ये मैंने जस्ट एक लगाया है कि इसके अलावा भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि मेम्ब्रेन किस में नहीं होता है, तो राइबोसोम एंड साइटोस्केलेटन आर विदाउट एनी मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन, तो उसके भी मैंने ऑर्गेनील्स को लिस्ट आउट कर दिया है। और डबल मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड ऑल्सो न्यूक्लियस। तो इन फैक्ट्स को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बेसिक क्वेश्चन भी सॉल्व करते चले जाएंगे। Now moving on to the next question, that is which of the following is the odd one out? Again odd one out type of question is there. So इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हमेशा कोशिश कीजिएगा। जब भी आप वन लाइन में पढ़ते हैं कि ऑड वन आउट, तो आप उसे स्किप मत करिए, आप 2 से 3 बार उसे पढ़िए एटलीस्ट, ताकि आप सही आंसर तक पहुंच जाए। ऐसे क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि हम उसे करेक्ट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कोई बायोलॉजी का टर्म हमने पढ़ा होता है और उसको लिंक करते हुए हम करेक्ट आंसर की तरफ पहुंच जाते हैं। सो लेट डिस्कस कि इसका आंसर क्या होगा। आपके पास 4 ऑर्गेनील का नाम दिया है, जिनमें से है माइटोकॉन्ड्रिया, हाइड्रोजिनोसोम्स, ग्लाइकोसोम्स एंड माइटोसोम्स। तो अगर आपको पता होगा थोड़ा सा भी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्लाइकोसोम्स होगा, क्योंकि जो 2 ऑप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया को मैं अभी साइड रख रही हूँ, जो B और D वाला ऑप्शन है हाइड्रोजिनोसोम्स और माइटोसोम्स, तो अगर आपने थोड़ा सा भी एनारोबिक रेस्पिरेशन या माइटोकॉन्ड्रिया वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो हाइड्रोजिनोसोम्स है और माइटोसोम्स है, ये दोनों ही टर्म स्पेसिफिकली डीजनरेटेड माइटोकॉन्ड्रिया के लिए यूज़ होता है। तो अब वहाँ से आप लिंक कर सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है या उसके लिए ही यूज़ होते हैं, वेदर इट इज़ फॉर डीजनरेटेड माइटोकॉन्ड्रिया, बट रिलेटेड तो वो माइटोकॉन्ड्रिया से हैं। तो इस तरह से आप ऑप्शन का करेक्ट आंसर की तरफ पहुंच गए कि अगर हाइड्रोजिनोसोम्स और माइटोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया के ही नाम है, यानी कि 3 चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड हो गई या माइटोकॉन्ड्रिया ही हो गई बोल सकते हैं आप, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोसोम्स हो जाएगा। ठीक है, ग्लाइकोसोम्स क्या है? एक माइक्रो बॉडी है जो परऑक्सीडेशन रिएक्शन में हेल्प करता है। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और एनहांस करके बताना चाहूँगी, क्योंकि हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। माइक्रो बॉडीज़ क्या होते हैं? हमेशा सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, और इनका क्या होता है, ये बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल जो पेरोक्साइड रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वो हमें इसी में होता है। कैटालेस का जो रिएक्शन होता है वो भी इसी में होता है। तो माइक्रो बॉडीज़ क्या होते हैं? वो अलग अलग मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए होते हैं। अब जो नेक्स्ट टर्म आपको देखने को मिलेगा, हाइड्रोजिनोसोम्स या माइटोसोम्स, आप अपने नोट्स में ये चीज़ मेंशन कर लीजिए कि ये दोनों ही टर्म किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? माइटोकॉन्ड्रियल रेलिक्स के नाम से भी आपको मिलेगा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के रेप्लिकेट्स भी इन्हें कहा जाता है कुछ बुक्स में, और कुछ बुक्स में ऐसे आपको ए माइटोकॉन्ड्रिएट यूकैरियोट्स के नाम पे भी उसका रिप्लेसमेंट मिलेगा। यानी कि जहाँ पे ऐसा लिखा हुआ कि ऐसे यूकैरियोट्स जिसमें एक सफिशिएंट या फिर वेल डिफाइंड माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल नहीं होता है, वहाँ पे क्या अवेलेबल होता है? हाइड्रोजिनोसोम्स या फिर माइटोसोम्स। तो आपको ये टर्म्स को लिख लेना है अपनी नोटबुक में कि हाइड्रोजिनोसोम्स और माइटोसोम्स के 3 सिनोनिमस नेम हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल रेलिक्स या रेप्लिकेट्स आप कह सकते हैं, ए माइटोकॉन्ड्रियल यूकैरियोट्स, या फिर डीजनरेटेड माइटोकॉन्ड्रिया, जो मैंने इनिशियली आंसर पिक करते वक्त बताया था।
तो इस फैक्ट को बहुत अच्छे से अपने नोट्स में मेंशन कर दीजिए, क्योंकि ये हमेशा आपको क्वेश्चन आएगा, हाइड्रोजिनोसोम्स इज व्हाट रिलेटेड टू व्हाट, माइटोसोम्स इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनील। तो वहाँ पे अगर आपको पता होगा कि ये दोनों ही चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोली जाती है, इनसफिशिएंट स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, या बोल सकते हैं कि वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो वहाँ पे ये सब अवेलेबल होते हैं। तो ये फैक्ट को अच्छे से अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा हम सोचते हैं कि बहुत लेंदी है तो वो डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि भले वो लाइंस बहुत लेंदी दिखती हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट लगा होता है वो बहुत ही छोटा सा होता है। और ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे इस सेशन में लेके आई हूँ, इसके 2 करेक्ट आंसर हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि आंसर आप लेके आ पाए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अप्लाई टू बोथ यूकैरियोटिक सेल वॉल्स एंड एनिमल सेल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिसेस। यानी कि अगेन हमें क्या पूछा है कि एनिमल सेल का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है यानी ईसीएम होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल वॉल होता है, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है, नॉट डिफरेंस, कौन सा स्टेटमेंट दोनों के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। क्वेश्चन में ये पूछा गया, द सिमिलैरिटी बिटवीन यूकैरियोटिक सेल वॉल्स एंड एनिमल सेल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और इसके कितने करेक्ट आंसर हो सकते हैं? 1 से ज़्यादा करेक्ट आंसर हो सकते हैं। तो एज पर द क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज बोथ बी एंड सी ऑप्शन। ऐसा क्यों? क्वेश्चन में ये बोला गया है ए ऑप्शन में कि दे आर इनफ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स दैट सपोर्ट सेल्स। ये इनकरेक्ट है क्योंकि वो इनफ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, दे आर सो मच फ्लेक्सिबल। क्योंकि अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो जो मूवमेंट होना है, जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होना है, माइग्रेशन होना है, वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। तो ये तो टोटली गलत है, इनफ्लेक्सिबल नहीं होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। जो सेकेंड ऑप्शन दिया है वो है दे आर बिल्ट टू अ कॉमन ओवरऑल स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फाइबर्स इन अ मैट्रिक्स। बिल्कुल सही है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में हम ऐसा बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि बहुत सारे फाइबर्स, बहुत सारे प्रोटियोग्लाइकेंस किस में एम्बेडेड होते हैं? एक मैट्रिक्स में। यानी कि एक बेस होता है, बेसल लैमिना, उसके ऊपर क्या एम्बेडेड होते हैं? बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं। तो ये चीज़ सेल वॉल के लिए भी एप्लीकेबल है। यूकैरियोटिक सेल वॉल में भी ऐसा ही होता है, नीचे एक मेम्ब्रेन होता है, उसके ऊपर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो बी ऑप्शन तो दोनों के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। जो थर्ड ऑप्शन है, their protein component are synthesized by ribosome of the rough endoplasmic reticulum। ये भी ट्रू है क्योंकि जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो अल्टीमेटली RER से ही होता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन जो हैं वो इक्वली एप्लीकेबल है इन केस ऑफ बोथ यूकैरियोटिक सेल वॉल एंड एनिमल सेल ECL। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मैंने जो एक्सप्लेनेशन लगाया उसमें भी एक क्लियर है कि जो सपोर्ट होता है प्लांट सेल का या फिर जो एनिमल सेल का, वो फ्लेक्सिबल होता है, और जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो भी क्या होता है? दोनों ही केस में RER के थ्रू होता है। Now moving on to the last question of this session, that is which of the following is the odd one out। Again इस सीरीज़ में odd one out थे क्वेश्चंस बहुत सारे लिए थे मैंने, क्योंकि अगर आप किसी ऑप्शन को एलिमिनेट करके उस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं तो उसके जो 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हुए हैं उसके बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपने 5 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किया है इस टाइप के ऑड वन आउट वाले, तो आप क्या देखेंगे कि आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगा आपके माइंड में, क्योंकि आपने जो ऑड वन, एक ऑड को आउट एलिमिनेट किया है, तो आप उसके पीछे के 3 ऑप्शंस क्या बता रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो भी फाइंड आउट करेंगे। तो हमेशा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारी एनहांस होती है। नाउ बैक टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। एज पर द क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज स्पेक्ट्रीन्स। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने इनिशियली फर्स्ट क्वेश्चन में भी एक ECM का डायग्राम लगाया था कि ECM के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। मैंने उस टाइम पे भी इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन दिया था। लैमिनिन, कोलेजन और प्रोटियोग्लाइकन जो है वो तो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं ECM के, और जो ऑड वन आउट है स्पेक्ट्रीन, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। स्पेक्ट्रीन कहाँ मिलता है हमें? स्पेक्ट्रीन जैसा हम जानते हैं कि वो एक साइटोस्केलेटन प्रोटीन है जो हमें ECM में नहीं मिलेगा। ECM में मैंडेटरीली हमें क्या मिलेगा? लैमिनिन, कोलेजन और
प्रोटियोग्लाइकेंस। ये डायग्राम को इसलिए मैंने अटैच किया है कि आप हमेशा क्वेश्चंस को डायग्राम के साथ में लिंक करें। मैं ऐसा एक सीरीज़ और लेके आ रही हूँ जिसमें वॉच एंड लर्न सीरीज़, यानी आप फिगर देख के क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं और उसे बहुत ही लॉन्ग टर्म तक अपने माइंड में उसको स्टोर करके रख सकते हैं। सो ये स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हैं कि लैमिनिन, प्रोटियोग्लाइकेन, कोलेजन, इंटीग्रिन, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर में अवेलेबल होते ही हैं ईसीएन के, यानी कि ईसीएन का स्ट्रक्चर इन्हीं सब से ही मिलके बनता है। तो इसमें क्या नहीं मिला, इसमें स्पेक्ट्रीन नहीं मिला, क्योंकि स्पेक्ट्रीन क्या है, एक साइटोस्केलेटन प्रोटीन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेक्ट्रीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस टाइप की वीडियोज़ और एक्सपेक्ट करते हैं मेरे चैनल पे, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and thank you for watching.